हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक। आज हम स्टार्ट करेंगे उसका चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अ विजिट टू कैम्ब्रिज। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ इस पूरे चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये चैप्टर आखिर किस बारे में है। ये चैप्टर दो महान लोगों के इंटरव्यू के बारे में है, जिनमें से एक हैं फिरदौस कांगा और दूसरे हैं, जैसे कि हम सब उनको जानते हैं इतने महान इंसान को, दैट इज़ स्टीफन हॉकिंग्स। फिरदौस कांगा जो है एक इंडियन राइटर है, हिंदुस्तानी लेखक हैं, एक्टर भी हैं। और वो उनको ब्रिटल बोन्स की प्रॉब्लम है। ब्रिटल बोन्स यानी बचपन से ही उनकी जो हड्डियां हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती है। उनकी जो बीमारी है वो ऐसी होती है कि ब्रिटल बोन्स यानी बॉडी में ताकत ही नहीं है, जिसकी वजह से बोन्स बार बार टूट जाती हैं और इस वजह से उनको हमेशा व्हील चेयर पर ही रहना पड़ेगा पूरी उनकी लाइफ टाइम। ओके, दूसरी तरफ है स्टीफन हॉकिंग्स। ये एक ग्रेट साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, भौतिक वैज्ञानिक यानी फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। और ये स्टार्स और प्लैनेट्स इन सब के बारे में पढ़ते हैं। बहुत बड़े राइटर भी हैं ये, इनकी बुक्स भी बहुत फेमस हुई है, बेस्ट सेलर्स में भी आ चुकी है इनकी किताब। और ये रहते हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में। ओके, अब इनको भी प्रॉब्लम बचपन से ही वही वाली है कि इनको बचपन से ही व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा। इनका एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से इनको हमेशा से व्हील चेयर पर ही रहना पड़ेगा। इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, यानी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ी बहुत जान थी वो इनकी फिंगर्स में, इनकी उंगलियों में थी, तो ये सिर्फ अपनी हल्की फुल्की अपनी फिंगर्स को ही मूव कर सकते थे। तो जो फिरदौस कांगा है, जो कि ऑथर राइटर भी हैं हमारे इस चैप्टर के, ये इंटरव्यू करने ये एक्चुअली कैम्ब्रिज जाते थे। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी लंदन में। तो इनके मुताबिक कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड है और इंग्लैंड ही कैम्ब्रिज है, यानी जब भी इनसे अगर इंग्लैंड की बात करोगे आप तो इनके लिए इंग्लैंड मतलब कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज मतलब इंग्लैंड। लेकिन जब ये वहाँ गए और इनको पता चला कि यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग्स भी हैं इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उन्होंने उनसे बातचीत करी तो उनका नज़रिया ही बदल गया। जब वो वापस लौट रहे थे वहाँ से तो उनका नज़रिया ही बहुत बदल गया। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, प्रेरित हो गए। क्यों? क्योंकि जो स्टीफन हॉकिंग्स है वो एक डिसेबल्ड इंसान है, यानी कि वो उनके हाथ पैर सही से हम लोगों जैसे नहीं चलते, तो वो एक डिसेबल्ड इंसान है, व्हील चेयर पर रहेंगे। और दूसरी तरफ फिरदौस कांगा खुद भी एक डिसेबल्ड इंसान है, यानी व्हील चेयर पर ही रहते हैं। इस वजह से फिरदौस कांगा को स्टीफन हॉकिंग से एक इंटरव्यू करना था, बातचीत करनी थी। ये जो इनका पूरा इंटरव्यू है ये इस बारे में था कि कैसा लगता है जब आप व्हील चेयर पर होते हो, डिसेबल्ड होते हो, यानी नॉर्मल लोगों से अलग होते हो, हटके होते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हो, तो आपको कैसा फील होता है, दूसरे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो आपसे कैसा बिहेव करते हैं। तो इस पूरे इंटरव्यू के बाद जैसे कि मानो नज़रिया ही बदल गया फिरदौस कांगा का और वो लाइफ को एक अलग तरीके से देखने लगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them differently abled. तो ये जो कहानी है, ये कहानी है एक मीटिंग के बारे में जो किसके बीच में हुई है, दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच में हुई है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी जो हटके हैं, नॉर्मल लोगों से बिल्कुल जो अलग होते हैं। और दोनों ही फिरदौस कांगा और स्टीफन हॉकिंग्स दोनों ही कौन है? डिफरेंटली एबल्ड। अब हम जो नॉर्मल लोग होते हैं, हम चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, हम लोग टोटली नॉर्मल लोग हैं। लेकिन जो लोग देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते या पूरी लाइफ टाइम चल नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, उनको हम डिसेबल्ड कहते हैं। लेकिन आज के ज़माने में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्ड यूज़ करा गया है डिसेबल्ड लोगों के लिए, वो वर्ड है डिफरेंटली एबल्ड। यानी ये लोग होते तो हमसे अलग हैं, लेकिन इनमें वो सारी एबिलिटीज़ हैं, वो सारी खूबियाँ हैं जो हम कर सकते हैं, वो भी ये कर सकते हैं। तो ये लोग हमसे अलग ज़रूर हैं, लेकिन इनमें कोई कमी नहीं है। ये वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम भी कर सकते हैं, बल्कि कई तो ऐसे भी हैं जो हमसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम नॉर्मल लोग स्टीफन हॉकिंग्स जैसा नाम नहीं कर पाए, ना इतने सक्सेसफुल हो पाए। वो तो सिर्फ फिंगर्स की मदद से, थोड़ा बहुत उनकी सिर्फ फिंगर्स ही चलती थी, उसकी मदद से उन्होंने इतना नाम कर दिया पूरी दुनिया में। ओके, तो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं। Stephen Hawking, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. तो जो पहला इंसान है, जो मीटिंग का पहला इंसान है जो इन्वॉल्व है उस मीटिंग में, वो है स्टीफन हॉकिंग। वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टार्स, प्लैनेट्स के ऊपर फिजिक्स की थ्योरीज लगाते हैं। इनको भौतिक वैज्ञानिक भी कहते हैं। ओके,
इनको बीमारी है, ये जो है ये है आपके ऑथर चैप्टर के राइटर फिरदौस कांगा और ये है स्टीफन हॉकिंग्स। तो इनको बचपन से मतलब इनको बीमारी है पैरालिसिस की, जिसमें बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, कोई हलचल नहीं हो सकती, जिस वजह से इनको अपनी पूरी ज़िंदगी व्हीलचेयर पर ही बितानी पड़ेगी। और बात तो ये कर नहीं सकते, तो फिर ये स्टीफन हॉकिंग्स कैसे बात करते थे? इनके सामने इनके ही व्हीलचेयर पर ये एक कंप्यूटर स्क्रीन थी, अगर आप देख सकते हो, क्योंकि इनकी फिंगर्स कुछ थोड़ा बहुत हिल सकती थी, तो ये बटन्स पंच करते थे और फिर वहीं पर ये एक सिंथेसाइज़र, वॉइस सिंथेसाइज़र लगा हुआ था। जो भी ये पंच करते थे एक रोबोटिक आवाज़ निकलती थी कंप्यूटर से, यानी जो भी ये लिखते थे या पंच करते थे इनकी बातें पूरा वो कंप्यूटर बोलता था। तो इस तरीके से लोगों से बातचीत करते थे। फिरदौस कांगा, a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones and like Hawking moves around in a wheelchair. और ये जो हैं फिरदौस कांगा हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर के राइटर भी हैं, ये एक लेखक हैं और जर्नलिस्ट हैं, यानी न्यूज़ में जर्नलिज्म में भी हैं। ये रहते भी मुंबई में हैं और इनका पूरा काम भी मुंबई में ही होता है। ये पैदा ही एक बीमारी से हुए थे जिसका नाम है ब्रिटल बोन्स। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान की हड्डियां बहुत कमज़ोर रहती हैं, चल फिर नहीं सकता, हड्डियां जल्दी जल्दी टूटती हैं, जिसकी वजह से इनको भी अपनी पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर ही बितानी पड़ेगी। एग्जैक्टली किसकी तरह? स्टीफन हॉकिंग्स की ही तरह। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else, because I had met Stephen Hawking there. अब फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि मैं जब भी कैम्ब्रिज जाता था, अब कैम्ब्रिज क्या है? कैम्ब्रिज इतनी बड़ी है यूनिवर्सिटी है, लंदन में है, तो कहते हैं जब भी मैं कैम्ब्रिज जाता था, ये मानो मेरा मेटाफर है इंग्लैंड के लिए। यानी मेटाफर का मतलब क्या होता है? रूपक, कोई ऐसी चीज़ जो एग्जैक्टली सेम है, या जब आप कोई चीज़ कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहे हो, यानी बोल कुछ और हो लेकिन मतलब कुछ और है। अब फिरदौस कांगा कहते थे मैं कैम्ब्रिज जा रहा हूँ, तो उनके लिए कैम्ब्रिज मतलब लंदन है, लंदन मतलब कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज मतलब कैम्ब्रिज मतलब इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड मतलब कैम्ब्रिज, उनका मतलब यही होता था। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए तो कैम्ब्रिज और इंग्लैंड मानो एक ही बराबर था। लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है, जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मेरा जो व्यूज़ थे, मेरे जो विचार थे दुनिया को लेके, चीज़ों को लेके, वो सब कुछ एकदम से बदल गए। क्यों? क्योंकि जब मैं वहाँ पर गया था तो मैं वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से मिलकर आया, और जब मैं वापस आया वहाँ से मुंबई, तो मेरे पूरे विचार ही मानो दुनिया को लेकर बदल गए। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor of Isaac Newton, whose chair he has at the university. तो जब फिरदौस कांगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे जो गाइड था, जो उनको पूरी यूनिवर्सिटी घुमा रहा था, आप कहीं भी नई जगह जाते हो तो वहाँ पे गाइड होता है जो आपको पूरी नई जगह घुमाता है, तो वो एक पूरा वॉकिंग टूर, यानी वॉक करते करते, वो तो अपनी व्हील चेयर पर चल रहे थे, गाइड अपना वॉक कर रहा था, पूरा घुमा रहे थे उनको यूनिवर्सिटी। और जो गाइड होता है वो उनसे कहते हैं कि बेचारा स्टीफन हॉकिंग भाई अब डिसेबल्ड है, यानी चल फिर नहीं सकता, पहले चल फिर सकते थे, अब चल फिर नहीं सकता, और ये तो मतलब इतने ये सबसे वर्दी सक्सेसर है आइजैक न्यूटन के। अब सर आइजैक न्यूटन की पिक्चर ये है विच यू कैन सी ओवर हेयर। इनको आई गेस बहुत मुश्किल ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, इनको सभी जानते हैं कि बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो ये बहुत बड़े महान इंसान थे जो इस यूनिवर्सिटी में ही थे। तो गाइड उनसे कहता है फिरदौस कांगा से कि आइजैक न्यूटन के बाद कोई अगर लायक इंसान है आइजैक न्यूटन की कुर्सी पर बैठने के लिए तो वो और कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टीफन हॉकिंग्स है। तो स्टीफन हॉकिंग्स भी इसी यूनिवर्सिटी में हैं। तो ये बात गाइड बताता है किसको? फिरदौस कांगा को। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived here. तो फिरदौस कांगा कहते हैं जब मैंने शुरू की थी अपनी वो पूरी टूर, मैंने जब स्टार्ट किया था टूर कैम्ब्रिज घूमने का, तो मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था कि इस दुनिया का सबसे ब्रिलियंट यानी सबसे इंटेलिजेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है, जिसकी बॉडी चलती ही नहीं है, जो कि ऑथर है एक बहुत फेमस बुक का जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम, और ये उस ज़माने के बेस्ट सेलर्स में से थी ये किताब, यानी इतनी बिकी थी मार्केट में कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। तो कहते हैं मैं तो भूल ही गया था कि स्टीफन हॉकिंग जो कितना महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक किताब का जो लेखक है, जो उस ज़माने की सबसे बेस्ट
सेलिंग बुक रही थी, वो भी तो इस यूनिवर्सिटी में ही है। तो वो सोचता है कि यार ये तो मैं भूल ही गया था कि ये बंदा भी यहाँ पर रहता है। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. तो फिरदौस कांगा कहते हैं कि जैसे ही हमारा वो वॉकिंग टूर यानी वो कैम्ब्रिज का घूमने वाला टूर जो था वो ख़त्म हुआ और मैं भागता हुआ एक फ़ोन बूथ पर गया। क्यों भागते हुए गए? क्योंकि उनको लगा कि भाई मैं यहाँ पर आया हूँ और ये बंदा यहाँ पे रहता है स्टीफन हॉकिंग, तो मेरा तो उससे मिलना बहुत ज़रूरी ही है, क्योंकि मैं भी व्हील चेयर पर हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी, वो भी व्हील चेयर पर है, तो मुझे उससे कुछ मिनट ही सही बस बात ज़रूर करनी है। तो भागते हुए ऐसे फ़ोन बूथ पर गए और क्योंकि वो व्हील चेयर पर थे तो वो अंदर तो घुस नहीं पाए इस फ़ोन बूथ के, तो उन्होंने क्या किया, जो कॉर्ड, जो फ़ोन की जो वायर थी वो खींच के एकदम बाहर निकाली और फ़ोन लगाया उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के घर पर। और जैसे ही उन्होंने फ़ोन लगाया तो जो स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट थे उन्होंने फ़ोन उठाया, तो ये उनसे बोलते हैं फिरदौस कांगा कि मैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और स्टीफन हॉकिंग से ही मिलने आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन। प्रोपेल्ड का मतलब क्या होता है? धकेलना, यानी जब आप खुद को धकेलते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी हंसी वाली मजाकिया बात है। फिरदौस कांगा असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टीफन हॉकिंग से मिलने। तो फिरदौस कांगा सोचते हैं कि यार मैंने क्या बोल दिया, मैंने उसको बोला मैं इंडिया से यहाँ पे व्हील चेयर पर आया हूँ, कहीं वो असिस्टेंट मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि मैंने कोई फ्लाइट वाइट एरोप्लेन कुछ कैच ही नहीं करी, कुछ पकड़ा ही नहीं और डायरेक्ट अपने आप को धकेलते हुए व्हील चेयर पर इंडिया से लेकर डायरेक्ट इंग्लैंड तक आया हूँ। तो वो सोच के बड़ा हंसते हैं कि मैंने क्या बोल दिया, और वो सोचते हैं कि कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहा होगा कि मेरी जो पूरी ट्रैवल है, यानी कि मैं कैसे इंडिया से लेकर ब्रिटेन तक आया हूँ व्हील चेयर पर, इसकी पूरी कहानियाँ लिखने के लिए आया हूँ, तो शायद वो ऐसा तो नहीं सोच रहा होगा। तो ये बड़ी मजाकिया बात वो सोचते हैं मिस्टर कांगा। I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. तो फिरदौस कांगा कहते हैं असिस्टेंट से कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग यानी स्टीफन हॉकिंग से मिलना है, खाली 10 मिनट भी चलेंगे। लेकिन वो असिस्टेंट इतना मेहरबान निकला, वो कहता है हाफ एन आवर, आधा घंटा तुम्हें दिया जाता है, कल दिन में 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक तुम उनसे मिल सकते हो। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। जैसे ही उसने सुना कि भाई मैं तो 10 मिनट की भीख मांग रहा था कि भाई मुझे 10 मिनट मिलने दे दो, और उसने मुझे बोला तुम्हें आधा घंटा मिलने को मिलेगा स्टीफन हॉकिंग से, तो कहता है मेरी बॉडी तो मानो पूरी वीक हो गई, यानी मैं बिल्कुल नम हो गया, मानो सुन्न हो गया इतनी खुशखबरी सुन के कि भाई आधा घंटा मिलने को दे रहे हैं मुझे। Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. अब इन लाइन्स को ध्यान से समझिएगा। फिरदौस कांगा सोचते हैं कि जब जैसे जैसे अगर आप डिसेबल्ड हो, यानी आप चल फिर नहीं सकते, व्हील चेयर पर हो, और जब आप ग्रोइंग अप होते हो, यानी धीरे धीरे आप बड़े हो रहे होते हो, तो जो भी लोग आपको इस दुनिया में मिलते हैं वो सिर्फ आपको क्या बोलते हैं? बी ब्रेव, यानी हिम्मत रखो, बिल्कुल करेजियस रहो, हिम्मत रखो। तो ऐसे बोलते हैं लोग हमसे मानो जैसे कि हमारे पास कोई बैंक का अकाउंट है और उसमें सिर्फ करेज भर के रखा है, हमने हिम्मत भर के रखी कि जब चाहे हम जाएं थोड़ी सी हिम्मत निकाल के अपने पास रख लें। और उनको ऐसा लगता है कि हम लोग तो बहुत लेज़ी हैं, हम लोग तो बहुत आलसी हैं, हम चेक ड्रॉ ही नहीं कर रहे, यानी हम उस हिम्मत के अकाउंट से हिम्मत ले ही नहीं रहे, इसलिए बार बार वो लोग आके हमसे बोलते हैं हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। अरे ये बात हमें भी पता है, हमें हिम्मत रखनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. तो फिरदौस कांगा कहते हैं कि इन सब बातों से कुछ नहीं होता जो लोग हमसे आकर कहते हैं कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। असली चीज़ जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो ताकतवर बनाती है, वो ये होती है कि जब आप अपने जैसे, खुद जैसे किसी व्यक्ति को देखते हो कि हाँ ये भी मेरे जैसा ही है, जैसे मैं व्हील चेयर पर हूँ, ये भी व्हील चेयर पर है, और इसने तो मुझसे कितना ज़्यादा अचीव कर लिया, कितना बड़ा दुनिया में नाम कमा लिया है। ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती है, ना कि सिर्फ कोई आके बोल दे हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। जब आप अपने जैसे ही एक इंसान से मिलते हो तब आपको समझ में आता है कि लाइफ में कितनी सारी चीज़ें पॉसिबल है, यानी मुमकिन है। यानी उन्होंने सोचा कि मैं तो फिर भी बोल सकता हूँ, इधर उधर देख सकता हूँ, व्हील चेयर पर घूम सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन स्टीफन हॉकिंग जो मेरे जैसे ही लाइफ टाइम व्हील चेयर पर रहेगा, वो उनकी तो सिर्फ फिंगर्स हिलती है, वो अपनी आंखें पलके भी नहीं झपका सकते, तो उन्होंने लाइफ में कितना अचीव कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों से मोटिवेशन मिलती है, ना कि सिर्फ
बातों से, और तब आपको समझ में आता है कि आप लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकते अब भी। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. अब अगली आफ्टरनून, दिन का वो 3:30 से 4 बजे का टाइम आ गया है जब फिरदौस कांगा मीटिंग करने गए हैं किससे, स्टीफन हॉकिंग से। अब यहाँ पे पूरी बातें नहीं दी गई हैं आपके चैप्टर में, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे फिरदौस कांगा ने, जिसका आंसर इन लाइन्स में स्टीफन हॉकिंग ने दिया। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं मैं इतना कोई ब्रेव नहीं हूँ, इतना मैं कोई हिम्मत वाला नहीं हूँ। और ये बात किसने बोली, उनकी डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस ने। अब डिसएम्बॉडीड का मतलब क्या हुआ है, तोड़ा हुआ या अलग किया हुआ, किसी भी चीज़ से कोई चीज़ तोड़ के अलग कर दिए या फिर सेपरेट कर दिए, उसे आप डिसएम्बॉडीड कहते हो। तो क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं थे स्टीफन हॉकिंग्स, उनके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन थी जो व्हीलचेयर से ही अटैच थी, तो उनकी फिंगर से वो टाइप कर रहे थे और सामने ही एक कंप्यूटर जो लगा था उसमें जो स्पीकर लगा था, जो भी वो टाइप कर रहे थे वो एक रोबोटिक आवाज़ निकल के सामने वाले तक पहुंच रही थी। तो ऑब्वियसली अब वो जो आवाज़ थी वो उनके अंदर से तो नहीं निकल रही थी, उनके मुंह से तो नहीं निकल रही थी, वो सेपरेटेड थी। कैसे, कंप्यूटर से द्वारा जो आवाज़ थी वो कंप्यूटर से निकल रही थी, डायरेक्टली किनके मुंह से नहीं आ रही थी, स्टीफन हॉकिंग के मुंह से नहीं आ रही थी। इसीलिए बोला गया कि कंप्यूटर की आवाज़ ने बोला वहाँ पे कि मैं कोई इतना ब्रेव नहीं हूँ, आई हैव हैड नो चॉइस। तो उनकी वो कंप्यूटर की आवाज़ मतलब स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे तो यही ऑप्शन था कि मैं हिम्मत रखूं, इसलिए मुझे हिम्मत रखने पड़ी, लेकिन मैं कोई ब्रेव वेव नहीं हूँ, बस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। Surely, I wanted to say, living creatively with this reality of this integrating body was a choice. तो अब ये आए कौन है, ये आए हैं फिरदौस कांगा। तो फिरदौस कांगा सोचते हैं कि मैं उनकी इस बात पर ये बोलना चाह रहा था कि आपके पास तो चॉइस थी, आपके पास चॉइस थी उन लोगों जैसा रहना जो डिसेबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो दूसरों के सपोर्ट पे, दूसरों के सहारे, उनके ऊपर डिपेंडेंट होकर पूरी अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन आपने क्या चूज़ किया, आपने चूज़ किया हिम्मत रखना, आपने चूज़ किया अपनी लाइफ को क्रिएटिवली रखना। आपकी बॉडी कितनी डिसइंटीग्रेटिंग है, यानी पूरी बिखरी हुई है, सर इस तरफ है, बॉडी इस तरफ है, पैर चल नहीं रहे, हाथ चल नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपने क्या चूज़ किया, आपने चूज़ किया क्रिएटिवली, यानी नए नए तरीक़ों से दिमाग से यूज़ करके अपने आइडियाज़ को लेके अपना नाम कमाया अपने दुनिया में, ना कि आप डिपेंडेंट रहे दूसरे लोगों पर। बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। तो फिरदौस सोचते हैं कि पर मुझे हर बार गिल्टी फील हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ और वो इंसान बेचारा बोल भी नहीं पा रहा, उसको एक एक चीज़ टाइप करनी पड़ी, 3 से 4 मिनट वो मेरे क्वेश्चन को टाइप करने में लगा रहा है। तो कहता है मुझे बुरा लग रहा था कि बेचारे को मैं फोर्स कर रहा हूँ, मुझे आंसर करो, मुझे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं वो बेचारे खुशी खुशी। There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer, with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. तो वो कहते हैं कि वो मेरे बिल्कुल ठीक सामने बैठे थे, उनके हाथ में ऐसे स्विच थे, इस स्विच पे वो ढूंढ रहे थे कंप्यूटर पे कि कौन सा स्विच कहाँ है, इस तरीके से बटन्स दबा दबा के वो क्या कर रहे थे, पूरे सेंटेंसेस टाइप कर रहे थे ताकि मुझ तक जवाब आए। और बेचारे उनके हाथ में सिर्फ उनके पास जो मूवमेंट बचा था वो थोड़ा बहुत सिर्फ उनकी फिंगर्स में ही मूवमेंट था, बाकी उनकी बॉडी ऐसे पूरी पैरालाइज्ड थी, और उनकी जो फिंगर्स थी काफ़ी लॉन्ग थी और पेल फिंगर्स, यानी लंबी फिंगर्स जो थोड़ी पीली पड़ चुकी हैं, शायद थक चुकी हैं टाइप कर करके कहीं ना कहीं। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion. Exhaustion का मतलब क्या होता है, थकाने वाला, जब आप बहुत थक चुके हो तो, और फ्रस्ट्रेशन यानी कभी कभी आप जब चिढ़ने लगते हो, चिढ़ के जब आप थकते हो। तो फिरदौस कांगा कहते हैं कि हर बार जब मैं उनसे सवाल पूछ रहा था तो वो टाइप कर रहे थे, टाइप करते 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 कभी कभी वो ऐसे हो जाते, मतलब वो बेचारे बोलना चाह रहे थे, मूव करना चाह रहे थे, बट बोल नहीं पा रहे थे। और कई बार जब इंसान खुद से थक जाता है ना कि अरे कि क्या कहाँ फंस गया मैं यार, मतलब मुझे बोलना है, मेरे को ये टाइप नहीं करना, मुझे पंच नहीं करने अपने बटन्स, वो सब। तो फिरदौस कांगा के सवालों से वो फ्रस्ट्रेटेड या परेशान नहीं थे, बस अपनी कंडीशन से बेचारे कभी कभी फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे कर दे रहे थे कि अरे कहाँ मैं फंस गया। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. अब इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। फिरदौस कांगा कहते हैं कि मैं स्टीफन हॉकिंग्स के बिल्कुल ऑपोजिट बैठा था, यानी ठीक उनके सामने बैठा था, आमने सामने।
और मैं बहुत फील कर पा रहा था उनका एंग्विश यानी उनका पेन, उनका सफरिंग। पेन यानी कि बॉडी में जो पेन हो रहा है वो नहीं, पेन यानी जो वो अंदर से जो दुख फील कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं अपनी पूरी ज़िंदगी, बेचारे व्हील चेयर पर ऐसे निकाल दी। तो कहते हैं उनका जो सफ़र कर रहे हैं वो मैं फील कर पा रहा था उनके सामने बैठकर। उनका जो माइंड था, उनका जो दिमाग था बहुत ब्योयेंट था, यानी उनको देख कर लग रहा था उनके दिमाग में खतरनाक क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं, व्यूज़, विचार आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो इतना टाइप नहीं कर सकते, इतना लंबा कितना टाइप करेंगे, तो उनके जो थॉट्स थे वो फ्रेजेस में आ रहे थे। फ्रेजेस यानी कि वो शॉर्ट में सवालों के जवाब दे रहे थे, और जो वो जवाब थे वो बहुत फ्रोज़न थे, मानो जैसे जमे हुए थे। क्यों? क्योंकि जब इंसान मुंह से बोलता है तो इंसान के इमोशंस समझ में आते हैं कि वो खुश है या वो गुस्से में है या वो एक्साइटेड है। लेकिन उनके सामने तो वो कंप्यूटर वाली आवाज़ थी, और जो भी आवाज़ निकल रही थी उनकी, उस कंप्यूटर की वो रोबोटिक आवाज़ निकल रही थी। तो अगर वो बोल रहे थे हाँ अच्छी बात है, तो वो कंप्यूटर बोल रहा था हाँ अच्छी बात है। अब ये हाँ अच्छी बात है, शायद वो हैप्पी में, वो खुशी में बोल रहे थे, दुख में कह रहे थे, एक्साइटमेंट में बोल रहे थे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो जो उनके शब्द थे, जो उनके सेंटेंसेस वो बोल रहे थे, वो बहुत स्टिफ थे, मानो जैसे बहुत कड़क थे, जमे हुए थे, एक कॉर्प्स की तरह। कॉर्प्स यानी कि एक डेड बॉडी की तरह, जैसे डेड बॉडी बहुत कड़क हो जाती है, उसी तरह जो उनके शब्द भी थे, जो कंप्यूटर की आवाज़ में निकले थे, वो बहुत कड़क थे। उनमें कोई इमोशंस एंड फीलिंग समझ में नहीं आ रहा था। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. तो क्रॉनिकली का मतलब क्या होता है? क्रॉनिकली का मतलब जो लोग हमेशा से बेचारे बहुत दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं और एक्सट्रीमली दुखी रहते हैं, उनको हम क्रॉनिकली कहते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, एज यू आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये एक नया क्वेश्चन है जो फिरदौस कांगा अब स्टीफन हॉकिंग से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी कि जो व्हील चेयर पर वगैरह रहते हैं, वो बेचारे हमेशा ही दुखी रहते हैं, हमेशा ही बेचारे सैड रहते हैं अंदर से। और फिरदौस कांगा कहते हैं कि मुझे ये बात पता है कि ये बात सच नहीं है, क्योंकि मैं भी व्हील चेयर पर हूँ और ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप हमेशा ही दुखी रहो। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हो एटलीस्ट। तो वो सवाल पूछते हैं स्टीफन हॉकिंग से, क्या कभी ऐसा होता है? आप ज़ोर ज़ोर से तो अब हंस सकता नहीं था ऑब्वियसली स्टीफन हॉकिंग, तो उसने सवाल पूछा कि क्या कभी आप अंदर से लाफ करते हो, कि कभी आप ज़ोर से हंसते हो अपने अंदर ही अंदर, कभी आपको हंसी भी आती है? About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. तो क्योंकि अब वो एकदम से तो आंसर दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको टाइप करना पड़ा, तो 3 मिनट तक उन्होंने टाइप किया अपना आंसर। उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, यानी जवाब दिया कि मुझे ये बात अम्यूजिंग लगती है, मुझे ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है कि लोग मुझे पेट्रनाइज क्यों करते हैं। पेट्रनाइज यानी कि मुझे आकर बोलते हैं कि हमें बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए, ये है, आप हिम्मत रखिए। और मुझे दिख रहा है उनके मुंह पे कि हाँ वो लोग फेक हैं, यानी वो लोग ऐਵੇਂ ही बोल रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए मुझसे मिले हैं और बस मेरे को सहानुभूति बस दे के निकल रहे हैं। तो कहते हैं मुझे लोग ऐसे पेट्रोनाइज क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। एंड यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कभी कभी आपको अनोइंग लगता है, यानी कभी कभी आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आता है कि मुझ जैसे लोग कभी आपके सामने आ जाते हैं और आपके काम के बीच में आपको डिस्टर्ब करते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेने लगते हैं। तो क्या आपको कभी कभी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ मचती है क्या कभी आपको अंदर से? दी आंसर फ्लैश्ड येस, और 1 सेकेंड में उन्होंने टाइप करा फ्लैश करके येस, हाँ भाई बिल्कुल मुझे लगता है। तो वो हंसते हंसते बोलते हैं। Then he smiled his one-way smile, and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तो जैसे ही वो बोलते हैं यस यानी बिल्कुल हाँ, कभी कभी तो हमें गुस्सा आता है कि काम के बीच में भी लोग आकर डिस्टर्ब कर देते हैं। और फिर वो वन वे स्माइल करते हैं, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते पूरी तरीके से, ऐसे स्माइल नहीं कर सकते, तो एक तरीके से बस उन्होंने हल्का सा ऐसे स्माइल करके शो किया कि वो स्माइल कर रहे हैं। और फिरदौस कांगा सोचते हैं कि मैं कोई सेंटिमेंटल या सिली नहीं हो रहा था, यानी मैं कोई इमोशनल या बेवकूफ़ जैसे बैठा नहीं हुआ था उनके सामने। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इंसान कितना खुश है, यानी इतना बेचारा पूरी लाइफ से सफ़र कर रहा है लेकिन फिर भी कितना खुश है, एंथुजियास्टिक है, कितना काम करता रहता है। और मैं इस वक्त अपने सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी को देख रहा था, और वो और कोई नहीं था, स्टीफन हॉकिंग्स थे। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph.
as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three dimensional. तो अगर मिस्टर कांगा बताते हैं कि जब कोई पहला ग्लिम्स यानी जब भी कोई पहली झलक देखता है किसकी, स्टीफन हॉकिंग्स की, तो उन लोगों के लिए हमेशा वो लोग शॉक हो जाते हैं जब वो पहली बार स्टीफन हॉकिंग को देखते हैं. क्यों? क्योंकि वो ऐसे बैठे रहते हैं, क्योंकि मूव तो वो कर नहीं सकते, ऐसा लगेगा कोई स्टिल फोटोग्राफ है, कोई ऐसी तस्वीर बैठी हुई है जो बिल्कुल भी हिल नहीं रही. स्टीफन हॉकिंग्स के जितने भी फोटोग्राफ्स मैगजीन्स में, बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर्स में छपते हैं वो 2D फोटोज़ होते हैं. यानी जब न्यूज़पेपर में कोई फ़ोटो छपा है तो वो सिंपल आपको ऐसा दिखेगा, आप सामने से फ़ोटो को ऐसे न्यूज़पेपर में देख सकते हो. लेकिन जब आप स्टीफन हॉकिंग से लाइव आमने सामने जेन्युइनली उनको रियलिटी में मिलते हो तो आपको तभी भी वो फोटोग्राफ जैसे ही दिखेंगे. क्यों? क्योंकि वो हम लोगों की तरह ऐसे पोजेज और ऐसे अलग अलग पाउट बना बना के तो फ़ोटो क्लिक नहीं करते हैं, वो तो पैरालाइज जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, तो उनके फ़ोटो भी हमेशा सेम ही आते हैं. तो जब आप रियलिटी में मिलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक 3D फोटोग्राफ को देख रहे हो. बस न्यूज़पेपर में फ़र्क है कि सामने न्यूज़पेपर में देख रहे हो और 3D में ऐसा लगता है कि एक फ़ोटोग्राफ है जिसको आप हर तरफ से देख सकते हो. उसको हम 3 डायमेंशनल या 3D फोटो बोलते हैं. Then you see the head twisted sideways into a slump. फिर जब आप उनको रियलिटी में मिलते हो तो आपको दिखता है कि उनका जो हेड है, जो सर है, वो उनकी बॉडी से ट्विस्टेड है, यानी उनकी बॉडी इस तरफ है पूरी और जो सर है वो स्लम्प की तरह यानी उस तरफ खिसका हुआ है. स्लम्प का मतलब एक ऐसा शरीर का पार्ट जिसमें कोई जान नहीं है, वो लिम्पी है, लटका हुआ है. तो बस वो एक तरफ उनका सर ऐसे लटका हुआ आपको दिखेगा. द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट. टॉर्सो का मतलब क्या होता है? धड़ या शरीर का ऊपरी हिस्सा, जो आपकी बॉडी का ऊपर का पार्ट होता है, धड़ होता है, उसे हम टॉर्सो कहते हैं. और जो उनका टॉर्सो है ना, शरीर का जो ऊपर का हिस्सा है, ऐसा लगता है उनकी बॉडी को बस ब्लू कलर की शर्ट में ठुसा के अंदर ऐसे रख दिया जिसमें कोई जान ही नहीं है. ब्लू शर्ट इसलिए बोला है, माइट भी जब फिरदौस कांगा उनसे मिले होंगे तो उन्होंने इस तरीके से ब्लू कलर की शर्ट पहनी होगी. द वेस्टेड लेग्स. वेस्टेड का तो मतलब ऐसा होता है जो चीज़ किसी काम की नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वेस्टेड का मतलब ये है कि कमज़ोर. उनके जो पैर है इतने कमज़ोर ऐसे लग रहे थे, क्योंकि किसी काम के ही नहीं थे, ऑब्वियसली पैरालाइज थे, तो वो ऐसे लगेंगे बिल्कुल वीक, कमज़ोर, ऐसे यूँ पड़े हुए हैं. उनके पैर ऐसे थे. यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट. जब आप उनकी आँखों को देखोगे तो उनकी आँखें मानो जैसे बात कर रही है आपसे. बोल तो सकते नहीं, तो उनकी जो आंखें थी इतनी एक्सप्रेसिव थी कि ऐसा लगता था उनकी आंखें बात कर रही हैं. उनकी आंखें स्टिल थी, यानी एक ही जगह रुकी हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसे उनकी आंखों में देख के ऐसा लगता है कि वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा, कुछ अर्जेंट, कुछ डीप, कुछ बहुत गहरी बात बोलना चाहते हैं. क्या बोलना चाहते हैं वो हम नहीं बता सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो बात नहीं कर सकते, लेकिन उनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं. बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. लेकिन जब आप उनसे मिलते हो ना, आप शेक हो जाते हो, यानी आपकी पूरी बॉडी मानो जैसे कांपने लगती है, क्योंकि आपने मानो वो चीज़ देख ली जो शायद आप सोच भी नहीं सकते कभी आप देखने का, कि एक बंदा व्हील चेयर पर जो ना हिल सकता है ना जो बोल सकता है, सिर्फ उनकी फिंगर्स में जो थोड़ी बहुत जान है उसकी मदद से उसने दुनिया में इतना नाम कमा लिया है, तो आप हिल जाओगे इतने महान आदमी से मिलके. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. तो फिर दूसरा सवाल वो उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंसान डिसेबल्ड है, चल फिर नहीं सकता, नॉर्मल लोगों जैसा नहीं होता, तो इस चीज़ में बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, कि डिसेबल्ड होने में क्या अच्छी चीज़ है, आप बता सकते हैं? तो वो कहते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. ऑब्वियसली स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड होने में कोई अच्छी चीज़ है या कोई बेस्ट चीज़ है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप में कमी होती है. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड. तो मिस्टर फिरदौस कांगा कहते हैं पर मेरा ऐसा सोचना है कि जब आप डिसेबल्ड होते हो, आप नॉर्मल लोगों से हटके होते हो, तो आप ये चीज़ डिस्कवर कर लेते हो, यानी खोज लेते हो कि जो भी लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, जो भी आपसे मिलते हैं, उनमें कितनी काइंडनेस है, उनमें और दुनिया वालों में कितनी इंसानियत बची है, ये आप पता लगा लेते हो जब आप डिसेबल्ड होते हो. Yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. तो जैसे ही
फिरदौस कांगा ने कहा कि आप जब डिसेबल्ड होते हो तो आप ये पता लगा लेते हो कि दुनिया में कितनी काइंडनेस, कितनी इंसानियत बची है। तो उसका जवाब उन्होंने 1 सेकंड में दिया, येस, हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है। फिरदौस कांगा कहते हैं ये बहुत डिसएडवांटेज की बात थी, बहुत ही बुरी बात थी कि जो भी जवाब, मेरी सवालों का जवाब दे रहे थे स्टीफन हॉकिंग, वो अपने वॉइस सिंथेसाइज़र की मदद से दे रहे थे। यानी जो भी उनकी बात निकल रही थी वो एक वॉइस सिंथेसाइज़र जो कंप्यूटर से अटैच था उसके थ्रू उनकी वॉइस निकल रही थी। अब वो वॉइस तो रोबोटिक वॉइस थी, रोबोट जैसा बोलता है, तो इससे वो ये नहीं समझ पा रहे थे फिरदौस कांगा कि जो जवाब आ रहा है स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा, क्या वो उस जवाब में वो खुश है, हैप्पी है, एक्साइटेड है, यानी उनकी जो आवाज़ निकल रही थी वॉइस सिंथेसाइज़र में से उसमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं था, कोई उतार चढ़ाव नहीं था, कोई टोन नहीं थी कि जब आप खुश होते हो तो आपकी आवाज़ अलग निकलती है, जब आप दुखी होते हो तो आपकी आवाज़ बहुत धीमी सी हो जाती है, जब आप हैप्पी होते हो तो बहुत एक्साइटेड फील करते हो। तो उनकी आवाज़ में जो वॉइस मॉड्यूलेशन था, जो उतार चढ़ाव था वॉइस का, वो कुछ टोन, उनकी वॉइस का कोई शेड समझ ही नहीं आ रहा था, और ये बहुत बड़ा उनके लिए डिसएडवांटेज था। क्योंकि फिरदौस कांगा इस बात का पता लगा ही नहीं पा रहे थे कि कितनी एक्साइटेडली, एंथुसियास्टिकली, मतलब कितने एक्साइटेडली वो मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, मेरी बात से सहमत हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body, how little it mattered then that I would never walk or even stand. अब एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है? रोमांच, यानी एक्साइटमेंट। ओके, तो फिरदौस कांगा कहते हैं कि हर बार जब थोड़ी देर में मैं अपनी चेयर पे शिफ्ट हो रहा था या अपनी घड़ी के रिस्ट वॉच में टाइम देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था बस 30 मिनट पूरे होने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक एक मिनट, एक एक सेकंड मतलब वेस्ट ना होने दूँ, ये 30 मिनट का मैं पूरा भरपूर यूज़ करूँ स्टीफन हॉकिंग्स के इस इंटरव्यू में। और मुझे इस बात के लिए बहुत रिलीफ, यानी बहुत सुकून और बहुत खुशी मिली है कि मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे पता चल गया इनसे मिलने के बाद कि मेरी बॉडी में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी मैं और वो, हम दोनों ही व्हील चेयर पर हैं, जबकि मैं तो व्हील चेयर पर होकर बहुत कुछ कर सकता हूँ, यानी कि मैं जा सकता हूँ, फ़ोन उठा के बात कर सकता हूँ, मुंह से बोल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, मतलब मुझे कोई पंच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सिर्फ उनकी उंगलियों में जान है, उस उंगलियों की जान की मदद से उन्होंने दुनिया में कितना नाम कमाया। तो वो कहते हैं कि आज से मेरा ये विचार बिल्कुल बदल गया है और मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मैटर करती कि मैं कभी वॉक नहीं कर सकता या शायद मैं अपने जीवन में कभी खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन डजेंट मैटर कि मैं वॉक नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता, फिर भी मैं अपनी लाइफ में कितना कुछ कर सकता हूँ, कितनी पॉसिबिलिटी है मेरी लाइफ में, मैं क्या क्या नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें का जो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन था, उनको कहाँ से आया? स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद। I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others. Did that thought help him? तो फिरदौस कांगा ने उनको बताया कि आप मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, यानी मैंने आपसे बहुत प्रेरणा लिए, प्रेरित हुआ हूँ, आपसे मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ, और ये सब मैंने क्लीशे में बोला है, यानी ये सब मैंने फालतू में नहीं बोला है। मैं जेन्युइनली डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ आज स्टीफन हॉकिंग्स आपसे मिलने के बाद। और मैं तो क्या, 100% अदर्स, दूसरे लोग भी आपसे कितने प्रेरित हैं। फिर वो सोचते हैं फिरदौस कांगा कि जो मैंने उनको ये बात बोली, उनकी तारीफ़ करी कि आपसे बहुत सारे लोग प्रेरित हैं इस दुनिया में, क्या इस थॉट ने उनकी कोई हेल्प करी, क्या ये बात मेरी उनको अच्छी लगी भी कि नहीं? नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क। जैसे ही उन्होंने पूछा कि मतलब 100% दूसरे लोग भी आपसे कितना प्रेरित होते होंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने क्लियरली बोल दिया नहीं। और फिर फिरदौस सोचते हैं कि अरे यार, मैं कितना फूलिश हूँ, कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैंने उनसे इतना स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लिया। कोई कैसे बोलेगा हाँ हाँ लोग मेरे से बहुत प्रेरित होते हैं। व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लास्ट्रोफोबिक रूम and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. क्लास्ट्रोफोबिक क्या होता है? एक क्लास्ट्रोफोबिक कमरा वो कमरा होता है जो बिल्कुल बंद कमरा होता है, 4 दीवारी में होती है, और बहुत छोटा सा कमरा इतना सा होता है जिसमें अंदर आप होते हो, और वहाँ पर आपको घुटन होती है, घबराहट होती है, आपको लगता है बस इस कमरे से बाहर हम निकल जाएं। तो फिरदौस कांगा, तो स्टीफन हॉकिंग्स जवाब देते हैं कि जब आपकी बॉडी एक क्लास्ट्रोफोबिक रूम बन जाए, यानी आपकी बॉडी जब आप कहीं हिल डुल नहीं सकते, व्हील चेयर पर पूरी जीवन भर आपको रहना है, और आपकी बॉडी ही, आपका ही शरीर एक क्लास्ट्रोफोबिक रूम बन जाए, कि ऐसा कमरा बन जाए जिसमें आपको घुटन हो रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि
मुझे अब घुटन हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और जो वॉल्स हैं दे आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, यानी कि ये जो कमरा है, यानी जो इसकी बॉडी के वॉल्स हैं दिन भर नैरो होते जा रहे हैं, यानी कि जो आपका शरीर है पतला होते जा रहा है, आप दिन पर दिन वीक होते जा रहे हो, आपको खुद ही अपनी बॉडी से घुटन हो रही है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो जब आप अपने सामने देखते हो कि लोग आपको देख के स्माइल कर रहे हैं और आपका एडमायरेशन कर रहे हैं, यानी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपसे प्रेरित हो रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप फंसे हुए अपनी बॉडी में, आपको घुटन हो रही है, आपको आज़ाद होना है, आपको भी उनके जैसे घूमना है, बात करना है। तो जब लोग आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ ब्रीदिंग स्टिल, आप सिर्फ एक जगह बैठे हो और आपका एक शरीर है जो सिर्फ सांस ले रहा है। तो जब आप दूसरों को देखते हो कि दूसरे आपको पसंद कर रहे हैं और सिर्फ देख रहे हैं, सांस ही ले रहे हैं, हम लोग कहीं मूव नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, उनकी तरह बोल नहीं सकते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपसे प्रेरित हैं कि नहीं है, क्योंकि हमको घुटन हो रही है एक जगह बैठे हुए। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं फिरदौस स्टीफन से कि क्या कोई एडवाइस, क्या कोई सुझाव है जो आप दूसरे डिसेबल्ड लोगों को देना चाहते हैं, जो शायद उनकी लाइफ बेटर बना ले? दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट। तो उसका जवाब दिया स्टीफन ने कि जो लोग डिसेबल्ड हैं वो उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करें, उस चीज़ पर ध्यान दें जिसमें वो अच्छे हैं। अब ओलंपिक्स गेम होते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं और एक डिसेबल्ड ओलंपिक्स भी होते हैं। तो दूसरे डिसेबल्ड लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, सोचते हैं अरे वो डिसेबल्ड है, वो लॉन्ग जंप में जा रहा है, वो बॉक्सिंग कर रहा है, तो मैं भी करता हूँ। तो ये देखा देखी ना करें। उन्होंने कहा कि आपको अगर जेन्युइनली अच्छा लगता है ओलंपिक्स में जाना तो जाओ, इसलिए मत जाओ कि दूसरे डिसेबल्ड लोग जा रहे हैं, एक का टांग नहीं, एक की पैर नहीं, तो मैं भी चला जाऊँ। नहीं, आपको म्यूज़िक अच्छा लग सकता है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लग सकता है, आपको बहुत कुछ अच्छा लग सकता है, तो आप उस पर ही ध्यान दो जो आपको अच्छा लगता है। द हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रिनिंग, थैंक यू फॉर। और फिर वो कहता है कि आधा घंटा पूरा हुआ हमारे बात का, फिर वो फिरदौस कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मैंने अब आपको बहुत परेशान कर दिया। और वो ग्रिनिंग यानी हंसते हुए बोलते हैं, दांत दिखा के, बड़ी बड़ी स्माइल दिखा के बोलते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अब लगता है मैंने आपको बहुत परेशान किया। थैंक यू फॉर, और धन्यवाद कर ही रहे होते हैं अभी वो स्टीफन हॉकिंग्स का, कि बीच में स्टीफन हॉकिंग्स जो है वो उनको बोलते हैं वेट करो। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, बट जो बुक है उसमें, बड़ी सी बुक है, उसमें दिया हुआ है कि स्टीफन हॉकिंग्स उनको वेट करने के लिए बोलते हैं, रुको, उनके साथ चाय पीते हैं। और उन्होंने इतना अच्छा बिहेव किया फिरदौस कांगा के साथ, उनको अपना गार्डन दिखाया, और जो गार्डन था वो कोई नॉर्मल गार्डन नहीं था, वो बहुत बड़े पब्लिक पार्क जितना बड़ा गार्डन था। और उन्होंने, स्टीफन हॉकिंग्स ने अपने गार्डन का एक एक इंच घुमाया और दिखाया किसको, फिरदौस कांगा को। तो कितना अच्छा वेलकम किया उन्होंने। मतलब एक इंसान जो पूरी लाइफ टाइम व्हील चेयर पर है, बोल भी नहीं सकता, पर कितना मोटिवेटेड, उसका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। फाइनली गुड बाय का टाइम आया, उन्होंने उनके शोल्डर को टच किया एंड व्हील्ड आउट, क्योंकि ऑब्वियसली फिरदौस कांगा खुद भी व्हील चेयर पर थे, तो उन्होंने व्हील आउट किया। और जो समर इवनिंग थी, यानी गर्मी के मौसम की जो शाम का समय था, वो बाहर निकल गए। दिन से उन्होंने बातचीत करी, शाम में चाय पी, गार्डन घुमा, और शाम में वो अपने व्हील चेयर पर बाहर निकल गए। फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। तो जो ऑथर हैं उनका नाम दिया हुआ है एंड में कि फिरदौस कांगा ऑथर है, और उन्होंने बड़ी सी जो बुक थी जिसका नाम था हेवन ऑन व्हील्स, यानी व्हील्स यानी व्हील चेयर का, यहाँ पर व्हील्स का मतलब है व्हील चेयर। तो व्हील चेयर पर भी बैठकर आप हेवन यानी स्वर्ग का एहसास कर सकते हो। इस किताब में से उन्होंने ये थोड़ा सा पार्ट निकाल के हम लोगों ने एज अ चैप्टर आज ये पढ़ा है। तो ये जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो बिल्कुल नज़रिया बदल गया फिरदौस कांगा का। उन्होंने लाइफ को एक पॉजिटिव वे से देखना स्टार्ट किया और उनमें बहुत बहुत मोटिवेशन आया। एंड विद दिस ब्यूटिफुल चैप्टर हम इस चैप्टर के एंड में आते हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।